Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Success Hub. Today we will be solving problems from the TIFR, Tata Institute of Fundamental Research Mathematics exam. If you are preparing for competitive exams like TIFR, CSIR, NET, IIT JAM, make sure to subscribe to the channel and hit the notification bell so you do not miss any of my upcoming video solutions. Your support helps me create more content to help you succeed. So please like the video and share it with others who might find it helpful. Let us dive into the solutions. Here, question number 1. If G is a group of order 361, so that means order of G is simply order of G is 361. So 361 we can write it as simply 19 square. So that means order of G is P square. As we know, if order of G is P square, so that means order of G is isomorphic to either ZP cross ZP, that means, or ZP square. Here P is 19, so that means order of G. Now let us here case 1. Case 1 में हम क्या करेंगे? Order of G is isomorphic to ZP square, that means Z19 square. So this is simply Z361. As Zn, this is a cyclic group. So that means इसके पास जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज ये साइक्लिक है. सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने मिलेंगे? टा एन मिलेंगे. सो दैट मीन्स दिस इज टा ऑफ 19 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो इसके पास 3 सब ग्रुप्स होंगे. कौन कौन होगा? एक होगा आइडेंटिटी, नेक्स्ट इज Z361 एंड एक और होगा. उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम ट्रू हो जाएगा. कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर D डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, अगर ये इसको डिवाइड करेगा, that means there exists a subgroup of order D. as here 19 डिवाइड कर रहा है 361 को, so that means there exists a subgroup of order 19. चूंकि 19 प्राइम है, that means this is isomorphic to Z19. सो यहाँ पर 3 सब ग्रुप्स हैं एंड तीनों के तीनों नॉर्मल भी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ये एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है. सो ये क्या बोल रहा है कि देन G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप H. तो नॉर्मल सब ग्रुप तो मिल रहा है यहाँ पर दैट मीन्स उसका ऑर्डर कितना मिलेगा? 19 मिलेगा. सो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H इज 19 सच दैट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि H इज आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन H. सो G अपॉन H क्या मिलेगा? ये तो एक कोशेंट ग्रुप हो जाएगा बिकॉज H is normal in G. So what is order of G upon H? So order of G upon H, चूंकि ये finite है, that means this is order of G upon order of H. Okay. Now what is order of G? Order of G is simply this is 361 and what is order of H? क्योंकि order of H हमने निकाला है, this is 19. That means this is 19, so this is again 19. That means ये जो order of H है ये भी 19 है और order of G by H भी 19 आ रहा है. That means ये जो H है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? G अपॉन H के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. सो ये जो केस 1 मैंने ले लिया है यहाँ पर तो ये ट्रू आ रहा है. ना अगर हम केस 2 लेंगे, अगर G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये Z19 क्रॉस Z19 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. क्योंकि अगेन ये जो है ये क्या है? ये एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन और ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है. अगेन कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम ट्रू होता है व्हेन G इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. यहाँ पर भी सेम क्या आएगा? अगर D डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, दैट मीन्स देयर एक्सिस्ट इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D.
सो अगेन 19 इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। ओके, नाउ किस टाइप का, यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने मिलेंगे, एक तो यहाँ पर मिलेगा एक तो आइडेंटिटी मिलेगा, एक क्या मिलेगा Z19 क्रॉस Z19 खुद ही, एंड ऑर्डर 19 का कितने यहाँ पर सब ग्रुप्स मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइड बाय 5 ऑफ n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n कितने मिलेंगे यहाँ पर, 19 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 19, सो ऑब्वियसली बिकॉज ZP क्रॉस Z में कितने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर माइनस 1, so this is 90 square minus 1 upon 5 of n. 5 of n is simply 18. So this is 361 minus 1, that is 360 upon 18. So this is 20. So there are 20 subgroups of order 19. और वो किस टाइप के होंगे, वो जनरेट हो जाएंगे ओब्वियसली a एंड b से जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि 1 0 0 1, ऐसे ही 1 2, ऐसे ही सो ऑन अप टू 119, तो ऐसे वो जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर। सो हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर भी एक सब ग्रुप मिलेगा, हाँ मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू 19 मिल रहा है, सच दैट g इज आइसोमॉर्फिक टू g अपॉन h, क्योंकि अगेन ऑर्डर ऑफ g क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ g क्या है यहाँ पर 361, एंड ऑर्डर ऑफ h इज अगेन 19, सो दिस इज अगेन 19, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या मिलेगा, h जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू g अपॉन h। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, देयर exists a metric space x such that number of open subsets of x is exactly 2024. नाउ कंसिडर, हम एक यहाँ पर एक सेट लेंगे, यहाँ पर x, एक सेट x एंड ए मीट्रिक एंड ए मीट्रिक t। ओके, नाउ हम जानते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक जो होता है, डिस्क्रीट मीट्रिक d, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, is defined as, this is simply d of x y, this is 0 when x is equal to y, and this is 1 when x is not equal to y. So this is simply a discrete metric d. Now यहाँ पर क्या बोल रहा है कि number of open subsets of x. What is open subset? क्योंकि ओपन सबसेट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक मीट्रिक तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है XD, इस हम यहाँ पर बोलते हैं कि एक सबसेट अगर हमने ले लिया है U इज अ सबसेट ऑफ X, इसको हम बोलेंगे ओपन इफ एवरी पॉइंट X belongs to U, there exists radius R positive such that ये जो ओपन बॉल होता है, you know the open ball, B of XR is entirely contained within U. कहाँ ये कंटेन किस में करना चाहिए, सिंपली हम लिखेंगे is contained in, is entirely contained within U. ये जो ओपन बॉल है ये U में आना चाहिए, दिस इज सिंपली ए ओपन सेट। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ओपन बॉल सिंपली क्या होता है, BXR ये ओपन बॉल होता है, दिस इज सिंपली, अगर हमने यहाँ पर x बिलोंग्स टू x ले लिया है, d ऑफ XY जो है ये क्या होना चाहिए, लेस देन R होना चाहिए, दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज सिंपली ओपन बॉल। ना अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हमने R ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल R मैंने ले लिया है लेसर इक्वल टू 1, अगर मैंने R क्या ले लिया है लेसर इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन, ये मैंने पहला केस ले लिया है 0 लेस देन R लेसर इक्वल टू 1। नाउ ये जो ओपन बॉल है BXR, B
एक्स आर विल कंटेन ओनली वन पॉइंट, ये तो एक ही पॉइंट कंटेन करेगा, दैट इज एक्स इटसेल्फ, बिकॉज आर क्या है, लेसर इक्वल टू 1 है यहाँ पर. सो दैट मीन्स ये जो उस टाइम क्या मिलेगा, ये व्हाट इज डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर. इसका मतलब क्या है, इम्पलाइज ये जो y है ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली x. सो व्हाट इज बी एक्स आर, सो ये जो ओपन बार है दिस इज सिंपली x. ना अगर हमने r ग्रेटर देन 1 ले लिया है तो उस टाइम क्या मिलेगा, ये उस टाइम ये जो ओपन बाल है बी एक्स आर जो है ये इंक्लूड इसमें क्या आएगा, इसमें तो एवरी पॉइंट इन x आएगा, एवरी पॉइंट इन x. Why? Because d of x y जो है distance between x and y is at most 1. ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, is at most 1 for any y belongs to x. So d of x y is less than r will be true. ये भी क्या हो जाएगा, this is true for all y belongs to x. so that means यहाँ पर जो ओपन बाल मिलेगा b of x r ये किसके बराबर मिलेगा, ये x के बराबर मिलेगा. okay, so this was about the concept of this discrete and this is an open ball. now हमें क्या निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इसके पास जितने भी सबसेट्स होते हैं, ये जो डिस्क्रीट मेट्रिक होता है इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं. ओपन क्यों होते हैं, बिकॉज अगर हमने यहाँ पर x बिलोंग्स टू u ले लिया है, क्योंकि ये जो b ऑफ एक्स आर मिलेगा, b ऑफ एक्स आर ये क्या मिलेगा, दिस इज x सिंपली, एंड x इज सबसेट ऑफ u when r is less or equal to 1 and 0 is less than r. okay, next अगर हमने x belongs to u ले लिया है and ये जो u है ये क्या है, ये तो entire space है, this is entire space, this is entire space x. so that means ये जो b of x r मिलेगा ये क्या मिलेगा, this is again x and x is subset of u when what, when r is greater than 1. so that is why इसके जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं. क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर निकालना है सिंपली क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट मीट्रिक, इसके जितने भी नंबर ऑफ ओपन सबसेट्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 2 पावर 2024. क्योंकि x एक फाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस है, इसके पास कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स. so that means there are 2 power n open subsets. So that means there are 2 power n open subsets. now ये क्या बोल रहा है कि 2 पावर n तो है, ये क्या बोल रहा है एग्जैक्टली हो जाएगा 2024. क्या 2 पावर n 2024 के बराबर हो जाएगा फॉर सम n, किसी n के लिए क्या n इंटीजर, किसी n इंटीजर के लिए मिलेगा ये. सो हम जानते हैं यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 ले लिया है, जो कि फाइनाइट है, मैं ले सकता हूँ लेट n इज इक्वल टू 10. तो अगर मैंने n 10 ले लिया है दैट मीन्स 2 पावर 10 कितना होता है, दिस इज सिंपली 1024 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 2024. अगर मैंने अब 2 पावर 11 ले लिया है, 2 पावर 11 इज 2048. सो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी n एग्जिस्ट नहीं होगा सच दैट कि इसके पास जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वो किसके बराबर आएंगे, वो 2024 के बराबर आएंगे. सो दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n सच दैट ये जो 2 पावर n इसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वो 2024 के बराबर हो जाएंगे. ओके, नाउ द पॉइंट इज हमने यही एग्जाम्पल क्यों ले लिया, हमने यही क्या बोला है कि यहाँ पर मैंने ले लिया है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस. और भी तो हो सकता है, और भी तो
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई और मीट्रिक स्पेस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस r पावर n और एनी अदर मीट्रिक स्पेस जो डिराइव होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक्स. नाउ इसके पास जो नंबर ऑफ ओपन सबसेट होंगे वो तो दैट इज टिपिकली अनकाउंटेबल, बिकॉज ये जो r है ये तो अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स r पावर n इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. सो ये यहाँ पर जो ये बात कर रहा है, ये यहाँ पर बात कर रहा है फाइनाइट, ये तो फाइनाइट की बात कर रहा है 2024, दैट इज यहाँ पर फाइनाइट की बात कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं बाकी जो यूक्लिडियन स्पेस है और कोई है. सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर कंसिडर किया है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस. ओके, सो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n such that 2 power n is 2024. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि द फंक्शन d फ्रॉम d सच दैट r क्रॉस r टू r गिवन बाय d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर y, इसका मॉडुलस, एंड आर डी इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. तो हमें ये बोल रहा है कि ये जो आर डी इसने डिफाइन किया है, क्या ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है. तो पहले हम देखेंगे क्या ये मीट्रिक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये मीट्रिक है. लेट मी चेक क्या रियल में ये मीट्रिक है. अगर मीट्रिक के लिए क्या होता है, एक होता है पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी, दैट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो ऑब्वियसली ई पावर x माइनस ई पावर y मॉडुलस है, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0. दिस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव. नाउ दूसरा जो होता है इसमें, दैट मीन्स दिस वन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स वाई के बराबर है. सो सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ डी ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई, ये मैंने 0 ले लिया है. मुझे प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ई पावर x माइनस ई पावर वाई भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस है, तो ये भी हो जाएगा 0 के बराबर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0. सो इम्प्लाइज ई पावर x इज इक्वल टू ई पावर वाई. सो चूंकि हम जानते हैं ई पावर x दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज इंजेक्टिव, सो we can write it as simply x is equal to y. So that means this condition also satisfy. Now symmetric अगर हम देखेंगे, symmetry d of x y तीसरा जो property है, and this is obviously d of y x मॉडुलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोर्थ अगर हम देखेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में क्या होता है, d of x z is lesser equal to d of x y plus d of y z. क्या ये हो जाएगा, for all x y z belongs to R. Now अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, ये जो e पावर z है माइनस, सॉरी हियर इट इज e पावर x, क्योंकि यहाँ पर मैंने x एंड z ले लिया है, सो दैट इज वाई यहाँ पर e पावर x माइनस e पावर z इज क्या ये लेसर इक्वल टू मिलेगा e पावर x माइनस ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई माइनस ई पावर जेड. चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो दैट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा. क्यों ट्रू हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं ए माइनस सी इज लेस आर इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड एंड प्लस बी माइनस सी का मॉड फॉर ऑल रियल ए बी एंड सी. दैट मीन्स ये जो मीट्रिक है ये क्या है, मतलब कि ये मीट्रिक तो है, मीट्रिक तो ये है. नाउ हमें क्या प्रूव करना है, हमें सिंपली ये प्रूव करना है ये जो मीट्रिक है दिस इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. ना ये हमें प्रूव करना है, क्या ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है. कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज सिंपली, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है. तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज सिंपली अगर एक काची स्क्यूनेस है, इफ एक्स एन इज ए काची स्क्यूनेस, देन ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए. दिस इज सिंपली ए
डेफिनेशन ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. सो हम एक सिक्वेंस लेंगे यहाँ पर एक्स एन. फॉर एग्जांपल मैंने एक सिक्वेंस ले लिया है एक्स एन. दिस इज इक्वल टू से माइनस लॉग एन अगर मैंने ले लिया है फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू 1. नाउ हम ये चेक करेंगे क्या ये सीक्वेंस काची सीक्वेंस है. अगर काची है तो फिर ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी ये क्या मिलेगा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस मिलेगा. सो एक्स एन इज इक्वल टू माइनस लॉग एन मैंने ले लिया है. एंड व्हाट इज एक्स एम? एक्स एम इज ऑब्वियसली दिस इज माइनस लॉग एम. ओके, नाउ मीट्रिक हम निकालेंगे डी ऑफ एक्स एन एक्स एम. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, काची सीक्वेंस. ये जो डी ऑफ एक्स एन एक्स एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. दैट मीन्स ये जीरो पे टेंड करना चाहिए. इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन. दैट इज दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स के बदले एक्स एन के बदले क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली माइनस लॉग एन एंड माइनस ई पावर माइनस लॉग एम. दिस इज मॉडुलस एंड दिस इज सिंपली 1 अपॉन एन, बिकॉज ई लॉग एन लॉग यहाँ पर माइनस यहाँ आएगा. दिस इज एन पावर माइनस 1. दैट मीन्स दिस इज 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम. सो इसको मैं लिख सकता हूँ एज, अगर आप कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सो वी कैन फाइंड एन, वी कैन फाइंड इजिली एन such that for all n m greater or equal to n, ये जो 1 upon n minus 1 upon m है, ये क्या मिलेगा, this must be less than epsilon. We can find, for example अगर हमने n ले लिया है, for example 2 upon epsilon, so ये condition satisfy करेगा. That means it is less than epsilon. So that means this is a Cauchy sequence. Now we have to find whether it is a convergent or not. यहाँ पर जो एक्स एन है वो क्या है, माइनस लॉग एन. दैट मीन इज ए डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर. नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर कन्वर्जेंस, क्या ये कन्वर्जेंट है, एक्स एन एंड एक्स, क्या ये कन्वर्जेंट है? दैट मीन्स ये जो ये कहाँ पे जीरो पे टेंड करना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स एन टू एक्स, दैट इज द डिफरेंस ऑफ कन्वर्जेंस. सो दिस इज सिंपली ई पावर, दिस इज एक्स एन एंड माइनस दिस इज ई पावर एक्स एंड दिस इज मॉडुलस. तो ये कहाँ पे टेंड करना चाहिए, जीरो पे टेंड करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एन जो है ये टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी एज एक्स एन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. तो दैट मीन इज ई पावर एक्स एन जीरो पे टेंड करेगा. सो दैट मीन इज वी गेट सिंपली ई पावर एक्स. क्या ई पावर एक्स जीरो के बराबर मिलेगा? ई पावर एक्स तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है. दैट मीन्स ये तो जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगा. सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर एक्स सच दैट ई पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पर कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा सच दैट ये जो ई पावर एक्स है जीरो के बराबर मिलेगा. दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज टू एनी पॉइंट इन आर अंडर द मीट्रिक डी. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. सो दैट मीन्स दिस statement is false statement. Now next हम देखेंगे, ये बोल रहा है कि let n be a positive integer. एक n पॉजिटिव इंटीजर है, a b n n क्रॉस n मैट्रिक्स for r such that यहाँ पर a क्यूब जो है this is simply identity matrix. here id is identity matrix. then a is diagonalizable in m and r. this is n क्रॉस n मैट्रिक्स for r. that means ये बोल रहा है कि A डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर R. क्या ओवर R डायगोनलाइजेबल हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट इज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स. दैट मीन्स दिस P इज इनवर्टिबल होना चाहिए एंड P इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. नाउ अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 0 0. दिस इज हियर A. अगर हम देखेंगे यहाँ पर ए क्यूब अगर निकालेंगे तो ए क्यूब किसके बराबर मिलेगा? दिस इज ऑब्वियसली आइडेंटिटी. जब हम ए क्यूब निकालेंगे ये मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. नाउ व्हाट अबाउट ए? क्या ए डायगोनलाइजेबल है? ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी. नाउ अगर हम
ए देखेंगे, इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स मिलेगा सी ए ऑफ एक्स क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली लैम्डा क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इसके जो रूट्स आएंगे लैम्डा माइनस 1, दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1। तो इसके जो रूट्स आएंगे, एक तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा 2 क्या मिलेगा, दिस इज ओमेगा, एंड लैम्डा 3 क्या मिलेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में, दैट मीन्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जहाँ पर इसके जो एगन वैल्यूज है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओके सो अब हम ये देखना है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके पास क्या है, ये सारे के सारे एगन वैल्यूज हैं और ये डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज है, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैट्रिक्स ए के पास डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज क्या इंप्लाई करेगा, डायगोनलाइजेबल इंप्लाई करेगा। बट यहां पर जो ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है ये तो आर में नहीं आ रहा है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इमेजिनरी है। दैट मीन्स डिस्टिंक्ट तो आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ये तो आर में नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये तो सी में बिलोंग कर रहे हैं, ये सी में बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये डायगोनलाइजेबल तो है बट ओवर आर नहीं है, ओवर आर नहीं है, ओवर सी हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि ओवर आर, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन। ओके नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये बोल रहा है कि इफ ए belongs to M and Q, again n cross n matrix over Q, Q क्या है यहाँ पर रैशनल नंबर, is such that the characteristics polynomial of A is irreducible। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, फिर क्या बोल रहा है कि देन A is diagnosable in M N over C, यहाँ पर बोल रहा है कि over C diagnosable हो जाएगा। ओके ना अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ A, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ A क्या मिलेगा, लेट इट बी से PA of x, this is the characteristics polynomial of A, ये क्या है, this is irreducible over Q, this is irreducible over Q, means that it cannot be factored into polynomials of lower degree with coefficient in Q। so चूंकि since PA of x जो है ये क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है, दैट मीन्स इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए है इज सेम एज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, बिकॉज ये तो रिड्यूस नहीं हो जाएगा ना, इट कैन नॉट बी फैक्टर फर्दर मोर बिकॉज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है। सो दैट मीन्स अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे, सो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, वो क्या मिलेंगे, एगन वैल्यूज ऑफ ए मिलेंगे, एगन वैल्यूज ऑफ ए। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ जो ए मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ए, वो क्या है, वो तो एगन वैल्यूज ऑफ ए है। इवन दो द पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, सो इट मस्ट स्टिल हैव रूट्स in the field of what, in the field of complex numbers obviously। so since every polynomial over q, हर एक polynomial over q उसके पास जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, has roots in c। now हमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि diagonalizability over c। now if the characteristics polynomial is irreducible, so अगर characteristics polynomial irreducible है तो pa of x has n distinct roots, इसके पास तो n distinct roots हो जाएगा इन C में, क्योंकि characteristics polynomial has distinct roots in C, and ये जो मैट्रिक्स है ये क्या मिलेगा फिर, ये तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर C, बिकॉज डिस्टिंक्ट रूट्स है ओवर C, दैट मीन्स दिस इज अ डायगोनलाइजेबल ओवर C। सो चूँकि ए के पास तो n li वेक्टर्स जब होंगे ना, सो ये तो गारंटी देता है ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हैज n डिस्टिंक्ट रूट्स। सो दैट इज़ वाई ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर C। ओवर R ओवर Q हम गारंटी नहीं देंगे, बट ओवर C ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस से 2, चूँकि ये क्या है, ये तो इरिड्यूसिबल है, दिस इज इरिड्यूसिबल अगेन ओवर व्हाट, क्योंकि यहाँ पर इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस माइनस रूट 2। सो दैट मीन्स दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। सो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मिलेंगे
इसका जो ये जो ए है इट इज़ ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल ओवर सी, यहाँ पर इस दिस इज ट्रिवली दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द कंप्लीमेंट ऑफ एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन इज इन आर क्यूब इज पाथ कनेक्टेड। ना अगर हम यहाँ पर लेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन्स, काउंटेबल यूनियन ऑफ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने एक कलेक्शन ऑफ लाइन्स ले लिया है से L1 L2 L3 सो ऑन अप टू कहाँ पे इन आर क्यूब में। ओके सो ये जो यूनियन ऑफ दीज लाइन्स हैं, यूनियन ऑफ दीज लाइन्स से दिस इज एस, ये क्या मिलेगा, दिस इज यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज सिंपली Li। चूंकि ये जो S है ये क्या है, काउंटेबल है ऑब्वियसली, सो मीनिंग दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सबसेट लाइन्स, है ना। क्योंकि ये क्या है, ये तो यहाँ पर आर क्यूब है, थ्री डायमेंशनल, तो ये जो लाइन्स है यहाँ पर ये क्या मिलेंगे, ये तो वन डायमेंशनल हो जाएंगे, दिस इज वन डायमेंशनल सबसेट लाइन्स, सबसेट, ये तो लाइन्स हो जाएंगे ना कहाँ पे, आर क्यूब में ना। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिंपली कंप्लीमेंट इनका। सो व्हाट इज द कंप्लीमेंट, ये जो सेट एस है यहाँ पर इसका जो ये एस है काउंट यूनियन ऑफ Li, तो व्हाट इज द कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इज सिंपली आर क्यूब माइनस एस, सो दिस इज द कंप्लीमेंट। तो ये जो सेट है, ये जो सेट है ये क्या मिलेगा इसका, दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ द सेट एस। नाउ ये बात कर रहा है कि ये जो कंप्लीमेंट है क्या ये पाथ कनेक्टेड है, क्या ये पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड क्या होता है, सिंपली पाथ कनेक्टेड सिंपली ये एक स्पेस होता है, स्पेस इज मतलब अगर हम दो पॉइंट्स लेंगे किसी स्पेस में उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय अ कंटिन्यूअस पाथ दैट लाइज एंटायरली विद इन द स्पेस, वो उसी स्पेस में अगर लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ए बी यहाँ पर एक पाथ है और ये जो पाथ है ये इसी में लाई करेगा, दैट इज दिस इज अ पाथ कनेक्टेड। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ले लिया है स्टार एंड यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया है, तो ये तो पाथ कनेक्टेड नहीं हुआ, बिकॉज ये जो लाइन है, ये जो पाथ है, ये तो इस स्टार में तो लाइन नहीं कर रहा है ना, सो ये पूरा का पूरा इसी में लाई करना चाहिए। ओके नाउ चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो आर क्यूब में मैंने बोला है कि इसमें जो इस वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट चूँकि सारे के सारे लाइन्स हैं। ओके नाउ अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या ये पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सो वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट अ पाथ जो कि अवॉइड करेगा इन लाइन्स को, बिकॉज वी आर इन 3 आर क्यूब में है ये जो कंप्लीमेंट है ये क्या मिलेगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ लाइन्स का जो कंप्लीमेंट है दिस इज डेनस, ये तो डेनस हो जाएगा ना, दिस इज डेनस सेट इन आर क्यूब। ओके सो अगर हमने कोई भी दो पॉइंट्स लिया है एक्स वाई मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया है आर क्यूब माइनस एस में, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पाथ दैट अवॉइड इज द लाइन्स से Li, क्योंकि ये जो लाइन्स है these are very thin, why they do not form any barriers that would prevent constructing such a path, because ये क्या है, ये तो वन डायमेंशनल के हैं एंड आर क्यूब जो है देयर इज इनफ स्पेस in R cube so that we can construct a path. Okay, here is a 3D visualization of the concept we are discussing here in R cube. Let me show you here. See this. Okay, देखो यहाँ पर A एंड B क्या है, दिस इज अ पाथ कनेक्टेड एंड ये जो लाइन्स आप दिख रहे हैं रेड ब्लू एंड हियर ग्रीन, देखो इजीली हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ग्रीन को मैं अवॉइड कर सकता हूँ बिकॉज देयर इज अ इनफ स्पेस इन आर क्यूब, सो दैट हम इनको ईजिली अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पाथ बिटवीन A एंड B। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है 6 दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे
7. The subsets xy belongs to R square. Y square minus x and y square minus x minus 1 is equal to 0 and this. यहाँ पर दो सबसेट्स हैं, एक तो ये मिलेगा, दूसरा ये बोल रहा है कि ये क्या है, these are होम्योमॉर्फिक. चूंकि होम्योमॉर्फिक क्या होता है, होम्योमॉर्फिक में सिंपली एक तो कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, क्या ये कंटिन्यूटी है, क्या इनके दरमियान अगर दो सबसेट हैं ये होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे अगर ये कंटिन्यूअस है. फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए जो हम डिफाइन करेंगे. दूसरा पॉइंट बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए. तीसरा जो है वो इनवर्स कंटिन्यूटी, इनवर्स फंक्शन जब हम निकालेंगे इसका वो भी क्या होना चाहिए, continuous, inverse continuity. So this is simply the definition of homeomorphic. Okay, now अगर हम देखेंगे simply topological equivalence के हिसाब से two spaces are homeomorphic when if they can be transformed into each other by whether by stretching, bending or deforming, but without tearing or gluing. So in other words, they are simply same from a topological perspective, even if they might look different geometrically, but यहाँ पर सेम होते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ले लिया है यहाँ पर एंड एक इलिप्स ले लिया है. सो दीज आर होम्योमॉर्फिक बिकॉज मैं इस यहाँ पर सर्कल को मैं थोड़ा या इलिप्स को थोड़ा ड्रैग करके यहाँ पर इसको मैं सर्कल बना सकता हूँ, या सर्कल को यहाँ पर डिफॉर्म करके इसको हम इलिप्स बना सकता हूँ. सो यहाँ पर कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी या टीयरिंग नहीं करते हैं या ग्लूइंग नहीं करते हैं. सो दीज आर होम्योमॉर्फिक. नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो सेट बोल रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दैट मीन्स दिस इज सिंपली दिस इज एक्स इज इक्वल टू, एक तो ये मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एक्स प्लस 1. तो अगर हम इसको ड्रा करेंगे यहाँ पर देखो ये एक पैराबोला मिलेगा ऑब्वियसली. एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, चूंकि एक्स का डिग्री 1 है एंड वाई स्क्वायर दैट मीन दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. ये इस तरह का मिलेगा कुछ पैराबोला. नाउ ये बोल रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट मीन्स एक स्टेप ये यहाँ तक जाएगा, दैट इज यहाँ पर 1 आएगा, दैट मीन्स ये इस तरह जाएगा. So this is the subset 1. अगर आप ये देखेंगे this is y square minus x square is equal to 1. So this is hyperbola. This is simply so y square अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, x square is equal to y square plus 1. तो ये जो x का वैल्यू है या y square अगर हम देखेंगे y square is equal to x square plus 1, तो y का जो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस रूट ऑफ, तो एक ऊपर किया आएगा एक नीचे किया आएगा, दैट मीन्स ये इस तरह कुछ आएगा. सो दिस इज हियर हाइपरबोला. तो हमें ये बोलना है कि ये और ये क्या ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं. सो वी कैन इजीली यहाँ पर हम एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, बट मे बी दैट इज़ अ चैलेंजिंग. सो यहाँ पर हम मैप डिफाइन कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूटी भी हो जाएगा एंड चूँकि यहाँ पर कोई भी यहाँ कंटिन्यूस तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा एंड यहाँ पर इनवर्स कंटिन्यूटी भी हो जाएगा. ना क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. सेकेंड सबसेट में यहाँ पर दो ब्रांचेस भी मिलते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अगर हम मैप डिफाइन करेंगे यहाँ पर पैराबोला के लिए, हम बोलते हैं कि ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सबसेट 1, ये हम मैप कर सकते हैं ये हम मैप कर सकते हैं अपर ब्रांच के लिए. ये जो एक्स स्क्वायर इसको हम मैप कर सकते हैं इसके साथ, ओके एंड इसको जो दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसको हम मैप कर सकते हैं इसके साथ. सो अगर हमने इसको थोड़ा बहुत डिफॉर्म में किया है, मतलब इसको थोड़ा स्ट्रेच किया है, तो वी कैन फॉर्म इट एट दिस फॉर्म, हम इसको दिस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है यहाँ पर बाइजेक्टिव भी मिलेगा, जब हम इसको मैप डिफाइन करेंगे बाइजेक्टिव भी मिलेगा एंड इनवर्स कंटिन्यूटी भी आ जाएगा. क्योंकि बाइजेक्टिव क्यों आ जाएगा, कंटिन्यूस तो ऑब्वियसली है, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस ऑपरेशन लाइक स्क्वायर रूट. ओके, सो बाइजेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा बिकॉज ईच पॉइंट ऑन वन ऑफ द पैराबोला
corresponds uniquely to a point on another branch of the hyperbola. So no two different points अगर आप देखेंगे no two different points on the parabola this or this and this will map to the same point on the hyperbola. ऐसा possible नहीं हो जाएगा. And every point on the hyperbola is the image. This is the image of some point on the parabola. Okay, so बाइजेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इनवर्स कंटिन्यूटी में भी यहाँ पर ये जो एफ इनवर्स हम बात कर लेंगे, ये भी मैप करेगा ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला एंड बैक टू द कॉरस्पॉन्डिंग पैराबोला. सो एंड इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर द सेम रीजन एज एफ. यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है. सो दैट इज वाई ये तो होमोमॉर्फिक हो जाएगा. दैट मीन्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी कैन ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखेंगे ये सेम आ रहा है. क्यों? इन टर्म्स ऑफ देयर टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज दे कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू ईच अदर थ्रू कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन. लाइक आप कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं इसको इसके साथ. मतलब कि ये इन शॉर्ट ये होम्योमॉर्फिक हो जाएगा. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. आप वेदर टोपोलॉजिकल्स में डेफिनेशन देखेंगे या आप बाय डेफिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डेफिनेशन है कंटिन्यूटी, बाइजेक्टिव एंड इनवर्स कंटिन्यूटी, ये दोनों में होम्योमॉर्फिक हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्यू इंटरसेक्शन 0 1 इज अ कंपैक्ट सबसेट ऑफ क्यू. क्योंकि हम जानते हैं क्यू रैशनल नंबर है एंड 0 1. नाउ पहले हम इस सेट को डिफाइन करेंगे. क्यू इंटरसेक्शन 0 1 में क्या आएगा? इसमें आएंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल rational numbers between what? Between 0 and 1. क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना. सो जितने भी रैशनल नंबर हैं 0 1 में वो इसमें आएंगे. ये बोल रहा है कि ये जो सेट मिलेगा क्या ये कंपैक्ट सबसेट हो जाएगा क्यू का. नाउ कंपैक्ट में क्या होता है? कंपैक्ट सिंपली होता है अगर हम बात कर लेंगे ए सबसेट के, अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करेंगे ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कंपैक्ट. ये कंपैक्ट होता है व्हेन इफ एवरी ओपन कवर ऑफ के हैज फाइनाइट सब कवर. ना अगर हम इन आर की बात कर लेंगे तो इन आर तो हम जानते हैं इन आर में क्या होता है सिंपली विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. तो ए सेट इज कंपैक्ट, सेट इज सिंपली कंपैक्ट इफ इट इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड. ओके, नाउ अगर हम यहां पर लेंगे क्यू इंटरसेक्शन 0 1, दिस इज इंडीड ये क्या मिलेगा? ये तो बाउंडेड मिलेगा. क्यू इंटरसेक्शन 0 1 तो बाउंडेड तो मिलेगा ही मिलेगा. क्यों मिलेगा बाउंडेड? बिकॉज इसके जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो तो 0 और 1 में तो लाई करेगा ही करेगा. ओके, सो इसका अपर बाउंड भी आ रहा है, लोअर बाउंड भी आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज बाउंडेड. बाउंडेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए. क्या ये क्लोज्ड है? क्योंकि क्यू इंटरसेक्शन 0 1 is not closed in Q. Why? क्योंकि Q जो है, क्या Q क्लोज्ड होता है R में? अगर हम R की बात करेंगे तो Q तो क्लोज्ड नहीं होता है R में. ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे Q इंटरसेक्शन 0 1, तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं? यहाँ पर भी तो रैशनल नंबर ही आते हैं ना. सो ये क्या है? ये क्लोज्ड Q में नहीं होगा बिकॉज it is not closed in R. क्लोज्ड कब होता है? जब Q इंटरसेक्शन 0 1 इसके जो लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो कहाँ होने चाहिए? वो इस सेट में आने चाहिए. दैट मीन इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो Q इंटरसेक्शन 0 1 में आने चाहिए. बट अगर हम इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं इसके लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे? इसके लिमिट पॉइंट्स तो 0 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा.
क्या 0 1 क्लोज इंटरवल इस क्यू इंटरसेक्शन 0 1 में बिलोंग का सबसेट, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है इसका सबसेट, क्योंकि यहाँ पर तो रैशनल नंबर्स आएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। बट 0 1 में तो इसमें तो इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स भी है, बिकॉज इन एनी टू रियल नंबर्स, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स भी हैं, रैशनल्स भी हैं, तो ये तो इसका सबसेट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो सेट है ये तो क्लोज्ड नहीं हो जाएगा। तो अगर ये क्लोज्ड नहीं है दैट मीन्स ये कंपैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट क्लोज्ड इन क्यू, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट कंपैक्ट सबसेट ऑफ क्यू। क्योंकि कंपैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए ना। अगर आप दूसरा जो डेफिनेशन मैंने बोला है, ये एवरी ओपन कवर ऑफ के हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, इससे भी हम देख सकते हैं हाउ। अगर आप कोई भी ओपन कवर लेंगे, किसका ओपन कवर आप लेंगे? क्यू इंटरसेक्शन 0 1, इसका आप एक ने ओपन कवर ले लिया है बाय इंटरवल्स अराउंड ईच रैशनल पॉइंट। ओके, क्योंकि ये जो क्यू इंटरसेक्शन 0 1 है, अभी मैंने बोला है क्यू इंटरसेक्शन 0 1 जो है ये तो डेनिस है। कहाँ पर डेनिस है? इट इज डेनिस इन 0 1, नॉट आर, दिस इज डेनिस इन 0 1। ओके, सो देयर इज नो फाइनाइट सब कवर, यहां पर तो कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा जो कि कवर करेगा, दैट कैन कवर all of Q intersection 0 1. Why? Because for any finite subcover there will be always be a rational point in 0 1, so that are not covered, यहाँ पर तो वो कवर नहीं हो जाएगा ना। so that is why ये जो स्टेटमेंट है ये कंपैक्ट तो नहीं मिलेगा। this is a false statement. I hope you understand it very well. Next, 9. Suppose f from x to y is a function between metric spaces such that whenever secant xn converge करेगा x in x, the secant f of xn converges in y, but it is not given that limit of f of xn is f of xn, then f is continuous. देखो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड है, एक थ्योरम है। सिंपली अगर f of xn कन्वर्ज कर रहा है y में, सो ये तो ओब्वियसली होता है f ऑफ एक्स एन जो है ये तो f ऑफ x के बराबर होता है। तो ये तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, ये तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जनरलाइजेशन इसका क्या है, ये जो f ऑफ एक्स एन है दिस इज कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करेगा ही करेगा किसको? f ऑफ x से, f ऑफ x को ही कन्वर्ज करेगा, वेदर f ऑफ एक्स एन डज नॉट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली गिवन एज f ऑफ x, अगर गिवन नहीं भी है, द फैक्ट that f of xn converges is enough to imply that f is continuous, even if we do not know to what it converges. ओके, नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंट्राडिक्शन ले लिया है, मैं बोल रहा हूँ ये जो एक्सन है, टू मेक इट मोर अंडरस्टैंड, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्सन जो एक सिक्वेंस है, एक्सन एक सिक्वेंस है जो इन एक्स, ओके, जो कि कन्वर्ज कर रहा है, एक्स कन्वर्जेस टू एक्स बाय द गिवन कंडीशन एफ ऑफ एक्सन converges to y, से मैं बोलूँगा some limit से y. नाउ हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ x एंड y के बराबर है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है सिंपली ये जो y है एंड f ऑफ x है ये सेम है, यहाँ पर यूनिक मिलेगा, यहाँ पर दो नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा मुझे प्रूव करना है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, ओके, अगर f ऑफ x के बराबर नहीं है, ये में सपोज मैंने एक आर्गुमेंट ले लिया है y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x से, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस f ऑफ xn है, ये जो सीक्वेंस f ऑफ xn है ये कन्वर्ज करेगा टू a पॉइंट y दैट इज डिफरेंट फ्रॉम f ऑफ x। नाउ एक सीक्वेंस में लेता हूँ, लेट xn इज इक्वल टू x फॉर ऑल n, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मैंने ले लिया है, ये जो सीक्वेंस है दिस इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ f, व्हाट इज f ऑफ xn? दिस इज सिंपली f ऑफ x by definition for all n. So
देयरफॉर ये जो सिक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन is just the constant sequence. Okay, simply this is f of x up to so on up to, तो एक constant sequence मिलेगा which is obviously converges to f of x. Now अब हम बात कर लेंगे what about the uniqueness. Now we have the situation where the sequence xn is equal to x. ये जो सीक्वेंस है f ऑफ एक्स एन, ये जो सीक्वेंस f ऑफ एक्स एन है कन्वर्ज कर रहा है किसको, f ऑफ x को, ये हमने देखा है. बट वी ऑल्सो हैव द जनरल केस. यहाँ पर ये जो एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है x को, f ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू व्हाट, y, जहां पर y f ऑफ x के बराबर नहीं है. सो ये तो क्रिएट कर रहा है ना कंट्राडिक्शन. वाई दिस क्रिएट्स द कंट्राडिक्शन, बिकॉज ये जो सीक्वेंस है इन अ मैट्रिक्स स्पेस, सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस जो एक्स एन है कैन नॉट हैव अ टू डिफरेंट लिमिट्स. तो इफ द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू बोथ वाई एंड एफ ऑफ एक्स, so then it must be that y must be equal to f of x, because it cannot have a two different limits by the definition of f continuity. So that's जो assumption मैंने बोला है y is not equal to f of x, it must be false. So that means ये जो y है ये f of x के बराबर हो जाएगा. that means ये जो f of x है ये तो f of x को कन्वर्ज ये इसके बराबर हो जाएगा. that means f is continuous. सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, लेट f फ्रॉम r टू r बी अ डिफरेंशिएबल एंड एज्यूम दैट f डैश ऑफ mod इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. सो क्या बोल रहा है कि देन ईच कंपैक्ट सेट c इज सबसेट ऑफ r, देन f इनवर्स ऑफ c इज कंपैक्ट. ये जो f इनवर्स है दिस इज सिंपली दिस इज द प्री इमेज. ये तो एक प्री इमेज है यहाँ पर, प्री इमेज ऑफ C इज अ कंपैक्ट अंडर F. तो ये तो एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है. हम जानते हैं प्री इमेज ऑफ C, प्री इमेज ऑफ अ कंपैक्ट सेट. हम यहाँ पर लिखेंगे ये रिजल्ट है प्री इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन. क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अभी चेक नहीं किया है. अंडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंपैक्ट. नाउ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहां पर जो बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स का मॉड जो है दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या मिलेगा? ऑब्वियसली ये तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज 1 1. ओके, सो क्या ये कंपैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? क्लोज्ड एंड बाउंडेड. क्योंकि रिजल्ट भी ये कंटिन्यूअस है दैट मीन्स ये तो कंपैक्ट हो जाएगा. लेट मी एक्सप्लेन इट मोर एलॉबरेटली. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्री इमेज क्या होता है, व्हाट अबाउट द प्री इमेज? प्री इमेज सिंपली यहाँ पर एफ इनवर्स सी, दिस इज द प्री इमेज ऑफ C. नाउ अगर हम देखेंगे क्लोज्डनेस, क्या ये जो प्री इमेज है इसका F इनवर्स C की बात अगर हम देखेंगे तो हमें ये बोलना है कि कंपैक्ट है. तो क्लोज हम देखेंगे क्या ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है. देखो ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट मोर एलॉबरेटली. सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमें ये दिखाना है ये जो F इनवर्स C है ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए. क्योंकि हम जानते हैं एक और रिजल्ट भी है, प्री इमेज ऑफ ए क्लोज्ड सेट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड. क्योंकि C कंपैक्ट है तो दैट मीन्स ये जो F इनवर्स C है ये क्या मिलेगा? इज ऑल्सो क्लोज्ड. रिमेंबर यहाँ पर प्री इमेज है, अगर सिंपली इमेज होता तो नीड नॉट बी ट्रू.
ओके, दिस इज प्री इमेज। नाउ अब हम बात कर लेंगे बाउंडेडनेस की। क्योंकि एफ इनवर्स सी अभी मैंने बोला है हमें ये दिखाना ये बाउंडेड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ डैश ऑफ एक्स मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, सो मीन इज दैट एफ ऑफ एक्स ग्रोज एट लीस्ट लीनियरली। ओके, so therefore f of x tends to plus infinity as x tends to infinity and minus infinity as x tends to minus infinity. so ये जो चूंकि हम c जो है c is bounded, compact है तो bounded हो जाएगा, एंड c that means ये जो c है ये तो सबसेट हो जाएगा किसी क्लोज इंटरवल a b का। तो that means what is f inverse c? f inverse c must lie in the interval because C is a subset of AB, closed है ये, bounded भी है। So that means ये जो F inverse C है must lie within the interval। कौन सा इंटरवल? Simply F inverse A and F inverse B। So that means ये जो F inverse C है इसका जो प्री इमेज है दिस इज बाउंडेड, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। सो दैट मीन्स ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा कंपैक्ट ना। एक एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं। अगर मैंने फंक्शन एक ले लिया है से आर टू आर, से मैंने यहाँ पर ले लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सेटिस्फेक्शन के लिए व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? ऑब्वियसली दिस इज ई पावर एक्स मॉड, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर प्री इमेज देखेंगे इसका, लेट मैंने सी ले लिया है, से मैंने एक सी ले लिया है चूँकि कंपैक्ट है तो मैं लिख सकता हूँ 1 एंड ई स्क्वायर, नो डाउट। एंड यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स है, तो मुझे क्या निकालना है? एफ इनवर्स सी। तो एफ इनवर्स सी निकालना है, दैट मीन्स मुझे निकालना है एफ इनवर्स 1 एंड ई स्क्वायर क्लोज इंटरवल। सो दिस इज सिंपली एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कहाँ बिलोंग करेगा? ये तो C में बिलोंग करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? प्री इमेज। सो दैट मीन्स ये जो x है ये बिलोंग करेगा R में सच दैट 1 लेसर इक्वल टू ई पावर x एंड लेसर इक्वल टू ई स्क्वायर। चूँकि C यहाँ पर 1 एंड ई स्क्वायर है, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इनवर्स 1 ई स्क्वायर। दिस इज सिंपली, जब हम यहाँ पर log यूज़ करेंगे तो वी गेट सिंपली log 1 एंड log ई स्क्वायर, चूँकि x यही आएगा ना यहाँ पर x लेसर इक्वल टू एंड दिस। सो दैट मीन्स f इनवर्स इज व्हाट? f इनवर्स इज सिंपली 0 एंड 2। अगर हम देखेंगे दिस इज अगेन क्लोज्ड, दिस इज अगेन बाउंडेड, सो दैट मीन्स दिस इज अ कंपैक्ट। सो अगर ये कंपैक्ट है तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। ये तो ऑलरेडी मैंने पहले बोला है, तो ये मोर इलॉबरेट के लिए मैंने कहा है ये सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। I hope this solution helped clarify the concepts for you. If you found it useful, do not forget to give it a thumbs up and share it with your friends. I am dedicated to helping you excel in exams like TIFR, CSIR NET, GATE, IIT JAM. So make sure to subscribe to the channel Mathematics Success Hub for more in-depth solutions and study tips. Your subscription is a big motivation for me to continue making quality content. See you in the next video. Keep learning and stay curious.